हेलो फ्रेंड्स। टेक्सास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहाँ पे हम आपको सभी तरह के लीगल, रेगुलेटरी, स्टैट्यूटरी और टैक्सेशन से रिलेटेड अपडेट्स देते हैं, वो भी डिटेल में। तो आज हम आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ, जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि डोरमेंट कंपनी को जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक एक्टिव कंपनी को डोरमेंट कंपनी में कन्वर्ट कैसे किया जाए। प्रोसेस बताने वाला हूँ, मतलब प्रोसीजर जो होता है प्रॉपर वो बताने वाला हूँ, ठीक है। तो हमारी ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं जिसमें हमने बता रखा है कि डोरमेंट कंपनी क्या होती है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, एक एक्टिव कंपनी डोरमेंट कंपनी में क्यों कन्वर्ट कराई जाती है, एनुअल रिटर्न्स का क्या सीन होता है। ये सब चीज़ें ऑलरेडी हम यूट्यूब पे हमारे चैनल पे है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसमें मैं उन सब चीज़ों को ब्रीफ में कवर करूँगा, पूरा नहीं, ब्रीफ में हल्का-हल्का पॉइंट्स बता दूँगा इसके बारे में। लेकिन मेरा पूरा फोकस रहेगा कि आप कन्वर्ट कैसे करोगे, प्रोसीजर क्या होने वाला है वो बताऊँगा इसके अंदर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने को देखना है कि कंपनी का स्टेटस एक्टिव है, उसको कन्वर्ट कराना है डोरमेंट कंपनी में, ठीक है। तो नॉर्मली ऐसा करा क्यों जाता है, ठीक है, ये जानते हैं। बेसिक डेफिनेशन यही होती है कि जब भी कंपनी रजिस्टर होती है किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, कि आज मैं वो काम नहीं करना लेकिन फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट मिलने वाला है, उसको मैं इस कंपनी में के नाम पे रजिस्टर करूंगा, या नाम अवेलेबिलिटी के लिए जो भी होता है, उस केसेस के अंदर अपने को डोरमेंट कंपनी बनाई जाती है, ताकि मैं फ्यूचर में इसके ऊपर करूँ काम। लेकिन अभी कंप्लायंसेस मेरे कम लगे, इसलिए मैं इसको डोरमेंट करा देता हूँ। और दूसरा होता है कि मेरे को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होते हैं उसको सिक्योर करने के लिए करना पड़ता है, अपने नाम कंपनी के नाम पे खरीदने के लिए एसेट लेनी पड़ती है ना, तो वो अभी मैंने ले लिया, लेकिन मैं काम इसके ऊपर बाद में करूँगा। तो मैंने इसको डोरमेंट कर दिया, कंप्लायंसेस मेरे कम लगेंगे, लेकिन मेरा आईपीआर मेरा सिक्योर हो जाएगा। तो ये बेसिक दो कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर लोग एक्टिव कंपनी डोरमेंट कंपनी कराते हैं। और कुछ केसेस होते हैं, मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। एक इनएक्टिव कंपनी मतलब डोरमेंट कंपनी में एक इनएक्टिव कंपनी का भी एक डेफिनेशन होता है कि एक इनएक्टिव कंपनी डोरमेंट कंपनी में फ़र्क क्या हो जाता है, कि जैसे जो इनएक्टिव कंपनी होती है वो एक डोरमेंट कंपनी कहा जाता है। तो इनएक्टिव कंपनी का मतलब क्या होता है, वो कंपनी कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर रही, ठीक है, कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है। मैं बताता हूँ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस क्या क्या होते हैं। पिछले लास्ट 2 ईयर्स में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस नहीं है। और जो भी पैसा खर्च करा जा रहा है, मतलब वो सिर्फ फाइलिंग वगैरह के लिए खर्च करा जा रहा है नॉर्मल, और कोई एक्सपेंसेस या बैंक में ट्रांजेक्शन वगैरह नहीं है, ठीक है। फाइनेंशियल्स अगर उन्होंने एनुअल रिटर्न अगर अपनी सबमिट नहीं करी, जो एओसी फॉर एमजीटी 7 होता है, तो वो भी इनएक्टिव कंपनी में आ जाता है। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस क्या होता है ये देखते हैं यहाँ पे। जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं आरओसी को फाइलिंग वगैरह करने के लिए, मेरे कंप्लाइंसेस को फुलफिल करने के लिए, जो रेगुलर कंप्लाइंसेस होते हैं वो नॉर्मल ट्रांजेक्शन होंगे। अगर वो कर रहा है कोई कंपनी, बाकी और कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा, तो भी उसको इनएक्टिव कंपनी में गिना जाएगा, ठीक है। ये वाली ट्रांजेक्शन चलेंगी, ठीक है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, और ऑफिस मेंटेन करने के लिए जो ट्रांजेक्शन करनी पड़ेंगी मेरे को, वो सारी ट्रांजेक्शन नॉर्मल ट्रांजेक्शन होती हैं, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन कहते हैं इनको। वो सारा चलेगा। लेकिन आप माल खरीद रहे हो, माल बेच रहे हो, तो ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी, क्योंकि आप फिर बिजनेस कर रहे हो ना, फिर आप इनएक्टिव कंपनी हुई कैसे। तो ये चेक करा जाएगा डोरमेंट कंपनी करने से पहले, ठीक है। ये डेफिनेशन हो गई। अब कुछ कुछ कंडीशंस होंगी सेटिस्फाई करने के लिए, करनी पड़ेंगी एक कंपनी को, अगर उसको डोरमेंट में कन्वर्ट करना है अपने आप को, ठीक है। वो एक्टिव कंपनी है, डोरमेंट कन्वर्ट करने के लिए कुछ 5 कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले, कोई भी उसके ऊपर इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज़ से भी रिलेटेड कोई भी इंस्पेक्शन, इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए उसके ऊपर, कंपनी के ऊपर। इन प्रोसीडिंग्स में नहीं चलनी चाहिए, ठीक है। या तो फैसला हो चुका हो, या तो मतलब या तो लगी ही ना हो, कभी इंक्वायरी लगा ही ना हो उसके ऊपर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पब्लिक डिपॉजिट जो उसने अगर कलेक्ट करे हैं, तो वो उसका कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए उसके ऊपर, ठीक है। उसने या तो इंटरेस्ट वगैरह जो भी है वो सबमिट, मतलब इंटरेस्ट वगैरह जो भी है वो वापस दे चुके हैं वो पब्लिक डिपॉजिट्स के ऊपर, ठीक है। आउटस्टैंडिंग लोन नहीं होना चाहिए उनके ऊपर, कोई बैंक से लोन ले रखा है, आप डोरमेंट कर दोगे तो फिर तो भैया आप ऐसे हो ना, बच थोड़ी सकते हो किसी बैंक लोन से। या बैंक लोन हो गया, अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड लोन, कोई भी लोन हो गया, आउटस्टैंडिंग लोन है तो भी दिक्कत है, आप डोरमेंट नहीं कर पाओगे अपने आप को। उसके बाद कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। डिस्प्यूट इन द सेंस किससे, गवर्नमेंट से, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ से, मतलब कोई भी अथॉरिटीज़ या गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जो होती हैं, या गवर्नमेंट खुद से होती हैं, उनके उनसे कोई डिस्प्यूट वगैरह नहीं होना चाहिए। आप कोई प्रोसीडिंग्स वगैरह लड़ नहीं रहे हो उनसे कि हाँ ये समझ लो स्टैचुटरी कंप्लायंस का कोई हो है, या वर्कमेंट ड्यूज़ भी इसी के अंदर आ जाएगा, कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए वर्कमेंट ड्यूज़ का। तो ऐसे कोई प्रोसीडिंग्स चल नहीं रहा हो, चलनी चलनी नहीं चाहिए आपके ऊपर,
ठीक है? ये सब चीज़ें करोगे तो ऑब्वियसली आप डोरमेंट कंपनी कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है? बेसिक सेंस है यही कि डोरमेंट कंपनी कन्वर्ट करा लोगे तो मतलब आपके पास कोई काम धंधा ही नहीं है अभी। आप नॉर्मल कंपनी का कंप्लायंसेस नॉर्मल करना है, पैसे-वैसे खर्च करके कि हल्के पैसे में मेरा कंपनी चलती रहे, ठीक है? बंद ना हो मेरी कंपनी। तो ये सब चीज़ें करोगे तो फिर आपको कंपनी बंद क्या कौन करने देगा, ठीक है? तो ये नॉर्मल ये था कि ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा कन्वर्ट करने से पहले। अब चलते हैं सबसे पहले कि कन्वर्ट कैसे करा जाएगा। अब चलते हैं कि ये स्टेप्स कैसे होंगे कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है? मतलब कन्वर्ट करने का प्रोसीजर शुरू करते हैं, ठीक है? बेसिक मैंने आपको सब कुछ बता दिया। सबसे पहले कंपनी के अंदर बोर्ड मीटिंग होगी। कोई भी काम करने से पहले बोर्ड मीटिंग रखनी ज़रूरी है। बोर्ड मीटिंग रखने के बाद ही उसमें रेज़ोल्यूशन पास करने के बाद आप अगले आगे जाते हो शेयर होल्डर्स के पास। तो बोर्ड मीटिंग रखी जाएगी, उसमें पास किया जाएगा कि हमको अपनी कंपनी को डोरमेंट कंपनी करवाना है। डायरेक्टर्स वगैरह साइन करेंगे इसके अंदर, वहीं डिसाइड करेंगे कि ईजीएम करने वाले हैं और वहीं पे ईजीएम का नोटिस भेज दिया जाएगा। तो अगला अगला स्टेप हो गया आपको ईजीएम का नोटिस भेजना है, जिसे नोटिस एंड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट कहते हैं। नोटिस जाएगा, 23 दिन का टाइम मिलेगा, सारे शेयर होल्डर्स को बुलाया जाएगा, उसके अंदर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होगा जिसके अंदर बताया जाएगा कि हम कन्वर्ट करने वाले हैं अपनी कंपनी को, ठीक है? डोरमेंट कंपनी में, ठीक है? ये नोटिस होगा ईजीएम का, ठीक है? उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। ईजीएम का नोटिस गया, साथ-साथ में आपको एक सीए सर्टिफिकेशन ले लेना है। किससे रिलेटेड? आप कंपनी में ना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनते हैं जब भी बीच में, अभी साल का बीच है, मतलब समझ लो साल के बीच में आप अपना कंपनी का स्टेटस एक्टिव से डोरमेंट करवा रहे हो, तो वहाँ पे आपके फाइनेंशियल्स तो होंगे नहीं रेडी, ठीक है? तो एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया जाता है जिसके अंदर हमारे फाइनेंशियल्स का ओवरव्यू दिखाया जाता है कि हमारे फाइनेंशियल्स कैसे दिख रहे हैं, वो सीए सर्टिफाई कराना चाहिए। जैसे अगर आज मेरे को फाइल करना है डोरमेंट कंपनी के लिए, तो मेरे को वो 30 डेज़ के अंदर-अंदर का होना चाहिए, ठीक है? उससे पुराना नहीं होना चाहिए सी सर्टिफिकेशन। वो यूडिन जनरेट करता है सी सर्टिफिकेशन में, तो वो चीज़ ध्यान रखनी होगी आपको। ये हो गया। फिर आपको ईजीएम कंडक्ट, जैसे ईजीएम का नोटिस गया था, आप 23 दिन के बाद ईजीएम कंडक्ट होगा। शेयर होल्डर से आपको वो रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन होता है 75% से ऊपर का, शेयर होल्डर जितने भी हैं उनको अप्रूव करना होगा कि हाँ ठीक है, आप कन्वर्ट कर लीजिए अपने एक्टिव कंपनी को डोरमेंट कंपनी में, ठीक है? ईजीएम हो गया। उसके बाद बाकी के कंप्लायंसेस जो होते हैं, फाइलिंग के कंप्लायंसेस होते हैं कि एमजीडी 14 फाइल करना होगा। एमजीडी 14 जो फॉर्म होता है जिसके अंदर अपने को बताना होता है कि हमने क्या रेजोल्यूशन पास किया है। हमारा जो भी स्पेशल रेजोल्यूशन या बोर्ड रेजोल्यूशन जो भी पास किया जाता है, वो हमको एमजीडी 14 में आरओसी को बताना पड़ता है 30 डेज के अंदर अंदर ईजीएम के। आज ईजीएम हुई है, इसके 30 दिन के अंदर अंदर एक एमजीडी 14 फॉर्म होगा, वो जमा करना होगा आरओसी को, ठीक है? जिसके अंदर हम बताएंगे कि हमने अपनी कंपनी के साथ मिलकर, अपने शेयर होल्डर के साथ मिलकर ये वाला रेजोल्यूशन पास किया है। अब प्लीज़ हमारे इस रेजोल्यूशन को आप देख लीजिए, हम इसके आगे काम करने वाले हैं, ठीक है? ये एक फॉर्म होता है, ये पहला फॉर्म होगा, ये अप्रूव होगा कि हाँ चलो, आप पे कोई कंप्लायंसेस नहीं है, कोई ड्यूज़ नहीं है, कुछ पेंडिंग नहीं है आप पे, तो आगे चलिए आप दूसरा फॉर्म फाइल कर सकते हैं जो डोरमेंट कंपनी के लिए है, वो अप्रूव होगा। इसके बाद अपने को एक एमएससी फॉर्म करने का फॉर्म होता है, एमएससी 1, वो जमा करना होगा, ठीक है? जैसे ही एमजीडी 14 अप्रूव हो जाएगा। ये हो गया चेंज इन स्टेटस का फॉर्म कहते हैं इसको। जैसे ही हमारे सारी कंप्लायंसेस, अगर सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ हमने पेपर वेपर सब सही डाला होगा, तो हमारा एक्टिव से डोरमेंट कंपनी कन्वर्ट हो जाएगा। एमएससी 2 फॉर्म के अंदर एक सर्टिफिकेट आता है कि आपकी कंपनी डोरमेंट हो चुकी है। ये प्रोसीजर होता है, ठीक है? अब मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है? आपने एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया तो ऑब्वियसली बोर्ड रेजोल्यूशन लगेगा, एक स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा, आपने एक नोटिस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में डाला था ईजीएम को बुलाने के लिए, याद है वो नोटिस और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, तो वो भी लगेगा। एमजीडी 14 में आपको बीआर डाल सकते हैं, एसआर डाल सकते हैं, नोटिस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, ये तीनों चीज़ें डाल के आप फाइल कर दीजिए। उसमें जो फाइलिंग जो लिखा जाएगा उसमें जो बेसिक फॉर्म जो होता है एमजीडी 14 का, उसमें आपको डेट डालनी होती है स्पेशल रेजोल्यूशन की, कि मेरी स्पेशल रेजोल्यूशन किस दिन हुई और मैंने नोटिस किस दिन के लिए नोटिस कब भेजा, ठीक है, लोगों को कि बुलाने के लिए। तो बस वो पास का हुआ, ये दोनों चीज़ लिखनी होती है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुआ है कि स्पेशल ऑर्डिनरी पास
ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुआ है कि स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है, ये दिखाना होगा और वो चीज़ें अटैच कर देनी होगी कि हमारे रेजोल्यूशन पास हो गया, ये हम डायरेक्टर्स ने साइन कर दिया है, आप प्लीज़ देख लीजिए। तो ये एमजीडी 14 में ये फॉर्म, ये तीन चीज़ें डॉक्यूमेंट एमजीडी 14 में चली जाएंगी। इसके बाद एमएससी 1 में हमको एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो हमने सीए से साइन करवाया था, ठीक है, लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न ऑफ द कंपनी, जो भी पिछले साल, जो भी पिछला साल होगा, मतलब जो भी फाइनेंशियल ईयर चल रहा होगा उससे पिछला वाला, उसका हमको दिखाना होगा, ठीक है। एमओए और एओए की कॉपीज दिखानी होंगी, ठीक है। और कंसेंट लेटर, अगर हमारा कोई लोन या कुछ क्रेडिटर्स वगैरह है तो उनसे कंसेंट लेटर दिखाना पड़ेगा कि हाँ उनको कोई तकलीफ नहीं है, हम कन्वर्ट करा लेंगे उससे। तो ये एनओसी हो गया। और डायरेक्टर से अपने को डिक्लेरेशन देना होगा कि हाँ हमें भी कोई तकलीफ नहीं है, हमने ही पास करा है रेजोल्यूशन। ये डिक्लेरेशन, ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये नॉर्मली ये डॉक्यूमेंट्स आते हैं, बाकी कभी कभी आरओसी कुछ और भी मांग लेती है तो वो अपने को रिसबमिशन में प्रोवाइड करना होगा, लेकिन नॉर्मली इन डॉक्यूमेंट से काम हो जाता है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको एमएससी 1 में सारे अटैच कर देने हैं, ठीक है। एमजीडी 14 में भी जो लगा है वो भी एमएससी 1 में अटैच कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसकी फाइलिंग की फीस क्या होती है, ठीक है। एमजीडी 14 की जो फीस होती है 30 डेज के अंदर अंदर होता है। 300 से 600 के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन दी ऑथराइज शेयर कैपिटल कंपनी कितनी है, ठीक है। 300 से शुरू होता है, 600 से मैक्सिमम, ठीक है। डिपेंड करता है ऑथराइज शेयर कैपिटल पे। और एमएससी 1 भी डिपेंड करता है कैपिटल पे ही। ये भी 30 डेज के अंदर अंदर पास करना होगा स्पेशल ये भी 30 डेज के अंदर अंदर फिल करना होगा स्पेशल रेजोल्यूशन के, ठीक है, कंपनी स्टेटस डॉर्मेंट करने के लिए, ठीक है। ये एमएससी 1 की फीस हो गई कि हमारी अगर ऑथराइज शेयर कैपिटल 25 लाख तक है। अदर ओपीसी और ओपीसी दोनों का है यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है। 2000, 1000 ये रेट चार्ट आप देख सकते हैं, ये नॉर्मली आपको एमसी की साइट पे ही मिल जाएगा, ठीक है। 50 लाख, ये 25 25 25 ये नॉर्मल रेट चार्ट है एमएससी 1 के लिए, आप देख सकते हैं इसको। जैसे जैसे आपका ऑथराइज कैपिटल होगा उस हिसाब से डिपेंड करेगा, आपकी ओपीसी है, स्मॉल कंपनी है, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। ये रेट चार्ट आप इसका फोटो ले सकते हैं या आपको एमसी की साइट पे भी मिल जाएगा, ये ऐसे होता है, ठीक है। एमएससी 1 का जो फॉर्म होता है, अगर मैं आपको उसके बारे में भी थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ कि वो भरा कैसे जाएगा, ठीक है। बेसिक ओवरव्यू, जैसे कोई मुश्किल फॉर्म नहीं है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ तक वैसे पूरी वीडियो खत्म हो चुकी है। अब एमएससी एमजीडी 14 मैंने आपको बता दिया, बेसिक फॉर्म में 2-3 चीज़ें भरनी होंगी, वो आप भर दीजिएगा। एमएससी 1 में 1-2 चीज़ होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये एमएससी 1 फॉर्म है। अब ये फॉर्म ऑनलाइन हो चुका है V3 पे, पहले ये फॉर्म V2 पे ही था, तो मैं वही आपको वो वाला दिखा रहा हूँ, सेम ही है, सिमिलर, ऐसा कुछ अलग नहीं है। V3 पे अब आपको ऑनलाइन जाके करना होगा, ठीक है। ये नॉर्मल फॉर्म है, मैं V2 का आपको बता देता हूँ, डाउनलोडेबल है इसलिए मैं दिखा देता हूँ आपको ये, ठीक है। नॉर्मल सिन डालेंगे, सिन डाल के प्रीफिल होगी, ये सारी चीज़ें प्रीफिल हो जाएंगी, इसमें कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके यहाँ पे आपको रेजोल्यूशन जो मैंने आपको बताया था वो पास कब करा आपने, स्पेशल और बोर्ड दोनों बताना पड़ेगा। एसआरएन जो एमजीडी 14 वाला है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर आपका कोई स्पेशल एक्ट्स के थ्रू है, मतलब इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू है, चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट के थ्रू है, या हमारा आईआरडीआई के थ्रू है, किसी भी एक्ट के थ्रू आपका अगर है ऑब्जेक्ट, तो वो बताना पड़ेगा। कितने डायरेक्टर्स हैं कंपनी में, डेन डालेंगे, प्रीफिल हो जाएगा। एप्लीकेशन क्यों कर रहे हैं, जो आपको मैं बताया था मैंने कि कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट है वो, या तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है मेरे को होल्ड करनी है, वो जो भी आपका चीज़ होगा उसके हिसाब से आप चूज़ करके आगे बता दीजिएगा। कब से आप कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, कब से आप कंपनी का काम कर रहे हैं बता दीजिएगा। एसेट है, लाइबिलिटी है अगर कंपनी में, अगर आपने आईपीआर लिया होगा तो ऑब्वियसली एसेट होगा, तो यस करके आपको उसके एसेट की बाइफिकेशन देनी पड़ेगी, ठीक है, वरना नहीं देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे बताना पड़ेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर नहीं फाइल है तो क्यों फाइल नहीं है, मतलब वो भी एक रीज़न बताया था मैंने आपको कि सिग्निफिकेंट कि इनएक्टिव कंपनी में, तो ये भी एक रीज़न है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो बताओ कि क्यों नहीं फाइल करा हमने ये, ठीक है, ये बताना होता है, ठीक है। नॉर्मल आपको सारी चीज़ें अटैच कर देनी जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर डायरेक्टर्स यहाँ पे मांग रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऑप्शनल चीज़ होती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप कर दें तो बढ़िया ही है, ठीक है। कभी कभी जैसे रीसबमिशन के लिए मैं आपको बताया कि कभी कभी मांग लेते हैं, तो आप कर दीजिएगा। नॉर्मल जो ऑथराइज सिग्नेटरी है वो जो जिसने भी आपका बोर्ड रेजोल्यूशन साइन करा है, वो जो है उसके द्वारा आपको यहाँ पे साइन करना है। जब भी साइन करा है वो बता देना, डायरेक्टर से साइन करा के, सी से साइन करा के, बस खत्म। नॉर्मल फॉर्म होता है, ऐसा कोई तिगड़मबाजी नहीं होती इसके अंदर, बेसिक फॉर्म होता है, आप कोई भी आराम से फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कोई भी आपको परेशानी है तो प्लीज़ कमेंट डालिएगा, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।